अनम्यूट है गूगल मीट? हाँ हाँ जी, विशाल निखिल ऑडिबल हूँ कि नहीं? अच्छा ठीक है। ठीक है, जो डाउट्स हैं बताइए तो। अच्छा, आपने भेजा था आप लोगों ने। हाँ, वन बाय वन करते हैं, रुको। सो चलो आपके लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी, आई थिंक इसका आंसर गलत है, आप लोग सही कर रहे हो जो कर रहे हो ना। कितना आंसर आ रहा है आपका? मैंने ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे, विशाल आपका क्या आंसर आ रहा है थर्ड वाले क्वेश्चन का? रिपीटेशन अलाउड है ना? सर मैंने रिपीटेशन अलाउड किया जाता है तो सर कैसे करें? रिपीटेशन कहाँ लिखा हुआ रिपीटेशन अलाउड? ऐसा कुछ लिखा तो है नहीं। इसमें तो नहीं है पर मैंने अगर ट्राई करने के लिए किया। हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ फोर कॉन्स्टेंट एंड टू वॉवेल्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सिक्स कॉन्सोनेंट्स एंड थ्री वॉवेल्स? कितने वर्ड बनेंगे चार कॉन्सोनेंट दो वॉवेल के? तो पहले तो तुम उसको सेलेक्ट कर लोगे ना। तो विदाउट रिपीटेशन में एनसीआर एनपीआर लगता है, ऐसे विथ रिपीटेशन है तो कितने डिजिट का वर्ड? क्वेश्चन ये है कि कितने लेटर के वर्ड बनाने हैं। नहीं सर मैं रिपीटेशन नहीं कर कैसे? हाँ, लेकिन ये बनाना क्या आपको? चार कॉन्सोनेंट दो वॉवेल रखने हैं ना। यस सर। तो चार कॉन्सोनेंट और दो वॉवेल रखने हैं। अगर चार कांस्टेंट और दो वॉवेल रखने हैं इसमें, और आपके पास कितने अवेलेबल कांस्टेंट है? सिक्स हैं और तीन वॉवेल है, ठीक। तो कोई बात नहीं है, तो चार प्लेस पे कितने चॉइसेस है मेरे पास? अगर आप विथ रिपीटेशन कर रहे हो, सो सिक्स 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 सिक्स, और यहाँ पे थ्री थ्री। अब मैंने क्या किया? सो गेट खुला हुआ। सो यहाँ पे चार पोजीशन पे कोई भी वॉवेल यूज कर सकते, कोई भी हम लोग कॉन्सोनेंट यूज कर सकते हैं। एंड दो प्लेस पे तीन में से कोई भी वॉवेल यूज कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि यहाँ पे इनके कितने परमुटेशन हो सकते हैं, मतलब इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल कितने नंबर्स हैं? क्योंकि हमने तो वो कर ही दिया, क्योंकि छह चॉइसेस हैं। अब यहाँ रिपीट भी तो हो सकती है ना, ऐसा है। तो ठीक है ना, बस यही है कि हाँ, वॉवेल और कॉन्सोनेंट को वो करना है, तो ये वॉवेल एक जैसा ट्रीट होगा, कॉन्स्टेंट एक जैसा, तो मुझे लगता है ये भी चल जाएगा। सो सिक्स फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, और इंटू में ये तो है ही सिक्स की पावर फोर एंड थ्री का स्क्वायर। देखिए क्या आता है इससे। सर है तो ये करेक्ट अप्रोच। हाँ, पर डाउट ये है सर अगर चारों ही अलग हो, चारों कॉन्सोनेंट अलग हो और दोनों वोवेल अलग हो तो ओनली सिक्स फैक्टोरियल बेस अरेंज कर सकते हैं तो अपन फोर फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल कर दो। नहीं एक नहीं ऐसा भी तो होगा चारों ही अलग हो। नहीं नहीं, वैसे सोचोगे तो प्रॉब्लम, जैसे क्या है यहाँ पे, हमने ये कहा कि यहाँ पे कोई भी सिक्स बबल आ सकता है, कोई भी सिक्स कोई भी सिक्स कोई भी सिक्स। तो यहाँ पे हम ये मान रहे हैं, जैसे ये कुछ ऐसा केसेस हो गया कि मेरे पास फोर आइडेंटिकल बॉल्स हैं किसी बॉक्स में इस तरह से। सो अब हम ये जो काम कर रहे हैं, ये सारे कॉन्सोनेंट को हम आइडेंटिकल मान के चल रहे हैं, कोई भी कॉन्सोनेंट है। सो ये चीज़ है। अगर डिस्टिंक्ट का आपने किया होगा, अगर आप इसको रिपीटेशन अलाउड नहीं करते हैं, तो आपका आया होगा कि सेवन में से कितने चूज कर लो? सिक्स सी फोर नहीं, सिक्स में से फोर चूज कर लो, और तीन में से दो चूज कर लो। अब छः है तो छः फैक्टोरियल हो गया। तो ये डिस्टिंक्ट के लिए जो आप कह रहे हैं ये तरीका हो गया, डिस्टिंक्ट हैं तो। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं, आई मीन जो उसने क्वेश्चन ने कहना चाहा है कि एग्जैक्टली सिक्स डिजिट सिक्स वर्ड्स के आपको बनाने हैं, तो उससे ये आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, जो वर्ड्स है वो कांस्टेंट ट्रीट हो। यहाँ बस दो कैटेगरी है एक्चुअली। आप ये समझिए कि वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट बस डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बाकी ये जो फोर कॉन्सोनेंट्स इसको आइडेंटिकल मान रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ चुकी है। तो डिस्टिंक्ट या सेम कोई भी यूज करे वो सब इसमें इंक्लूडेड है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ छह पॉसिबिलिटी है ना, तो हो सकता है ए आया, बी आया, मतलब ऐसा कुछ कॉन्सोनेंट है तो बी सी डी, इस तरह से एफ। तो वो सब इंक्लूड हो गया इसमें, डिस्टिंक्ट वाला केस भी जो आप सोच रहे हैं, और रिपीट वाला केस, सारे इसमें इंक्लूड हो गया एक्चुअली। तो यहाँ रिपीटेशन अलाउड हो गया। यहाँ जब डिस्टिंक्ट आप ले रहे हैं
तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है 6 फैक्टोरियल इसलिए आया क्योंकि 6 के 6 वर्ड्स को हम डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं वहां पे यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ही डिफरेंशिएटर है, कॉन्सोनेंट वोवेल्स। अब जो कॉन्सोनेंट्स है वो आइडेंटिकल, अभी लेके हम जब ये लगा रहे हैं तो मान रहे हैं कॉन्सोनेंट आइडेंटिकल है, क्योंकि कॉन्सोनेंट के कितनी तरह से चेंज कर सकते हो यहाँ लिख चुके हैं हम, इसीलिए है ना। या मैंने वैसे केस बना के भी देखते हैं। अच्छा, जैसे चारों आइडेंटिकल हो, तीन आइडेंटिकल हो, एक डिफरेंट हो, टू डिफरेंट और टू आइडेंटिकल हो, वैसे सेम ही आ रहा है। यही डाउट था सर, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों कर। क्योंकि उसके केसेस हमने यहाँ इंक्लूड कर लिए ना, तो अब डिवाइड नहीं करोगे तो यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, तो वो केसेस हमने यहाँ इंक्लूड कर लिए। ये ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं निखिल आपके डाउट पे। तो सर एक होता हाँ 1 बाय 1 करेंगे ना, एक एक क्वेश्चन। सो अभी आपका जो पहला क्वेश्चन निखिल, आज जो 2 क्वेश्चन भेजे ना आपने अभी, तो पहला जो है इसमें क्या है, फर्स्ट में 2 क्वेश्चन है, लेकिन हाँ उसका जो नंबर 5 है वो मेरे को उसका मतलब समझ नहीं आ रहा कि वेल डिफाइंड फंक्शन होता है। वेल डिफाइंड मतलब फंक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो आप मुझे बताइए कि एफ एक फंक्शन है ए से बी में, सो क्या डेफिनेशन है फंक्शन की, ए से बी में फंक्शन होने की क्या डेफिनेशन है, या क्या व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, हाउ डू यू डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये वेल डिफाइंड का मतलब है। अब बताइए क्या डेफिनेशन, आप क्या जानते हैं फंक्शन के बारे में। बेसिकली सारे ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब बी पे मैप होने चाहिए, कहीं ना कहीं मैप होने चाहिए। और ए में ईच एलिमेंट के पास ओनली वन इमेज होनी चाहिए। यस यस, तो ये वेल डिफाइन का मतलब है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, every element of A has a unique image in set B, unique image in set B। सो सेट बी में ए के हर एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होगा। तो अब ये देख लीजिए क्या बोलना चाह रहा है कि गिवन अ सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है, एफ एक्स भी दे रखा है, ये वेल डिफाइंड फंक्शन है, पूछ रहा है वेल डिफाइंड है कि नहीं इस सेट से इस सेट में। तो यहाँ दो कंडीशन आपको मैं आप बताइए, आपको पहला कंडीशन है ए में ईच एलिमेंट के पास इमेज हो। दूसरी बात मतलब जैसे मैं सिंपल, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, जैसे आपको मैं सिंपली अगर बताऊं ए में क्या क्या है बताइए। ए में है आपके पास 1 2 -3 4, बी में क्या क्या है 1 3 5 7। अब एफ एक्स क्या है आपका 2x माइनस 1, तो x को 1 रखिए, बताइए क्या आंसर आएगा आपका। सो 1 का इमेज 1 हो गया। x को 2 रखिए, सो 3 हो गया। x को -3 रखिए, क्या -7 यहाँ पे है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि दिस इज नॉट अ फंक्शन एक्चुअली। सो उसी को बोलता है नॉट अ वेल डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन तो कोड डोमेन में कहीं ना कहीं वो मैप होना ही चाहिए। exactly every element in A must have a image, must have an image, है ना। अब यहाँ -3 के पास कोई यहाँ इमेज ही नहीं है, तो -3 छूट गया, तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए इसमें सबके पास इमेज होना चाहिए। अगर 4 रखते तो क्या आएगा 4 to the 8 - 7, तो ये हो गया। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज दिस एलिमेंट डज नॉट हैव एनी इमेज इन P, तो ये फंक्शन हुआ ही नहीं। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ 2 कंडीशन है, एक तो ये वाली कंडीशन हर किसी का होना चाहिए, और दूसरा के 2 का 1 नहीं होना चाहिए। हाँ कई बार ऐसा हो जाता 1 का इमेज 5 हो जाता, तब भी फंक्शन नहीं होगा अगर ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तो ईच एलिमेंट का इमेज होना चाहिए एंड एवरी एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज इन बी, ये है। और 1 1 अलग होता है, कुछ बच्चे यही इनिशियली बच्चा समझ नहीं पाता है, उसको लगता है फंक्शन के डेफिनेशन और 1 1 सेम ही हो गया। तो 1 1 में ये कहता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, वो बोलता है, तो वो अलग चीज है ना। तो 1 1 तब नहीं होता जब यहाँ 2 डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज हो जाए, तब 1 1 नहीं होता है, ये चीज है। हो गया, अगला पार्ट में डाउट है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो हो ही गया कि -3 डू नॉट हैव एनी इमेज इन बस। हाँ जी, नेक्स्ट आपका क्या है विशाल, देखो इसमें है कि क्या भेजा आपने, इन एन एंजल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस द
sprint productivity is related to developer experience, review time and code reuse as follows. एक इक्वेशन दे दिया आपको कि जो sprint productivity का फॉर्मूला दे दिया DERT और CR के टर्म में. The mean and standard deviation of developer experience, review time and code reuse, है ना, इसे होगा is given in table below. ठीक है. So what will be the variance of the sprint productivity? क्या डाउट है इसमें? सर डाउट ये डायरेक्ट वेरिएंस निकालने या एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर निकालने. डायरेक्ट वेरिएंस किसका वेरिएंस चाहिए हमें? हमें वेरिएंस चाहिए द मीन एंड वेरिएंसेस ऑफ द, हाँ. सो डायरेक्ट वेरिएंस लगा सकते हो ना. जैसे ये कुछ ऐसा हो गया, दिस इज लाइक, मैं एग्जांपल के लिए टी बराबर ऐसा हो गया कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स वन मान लो प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री, ये सब वेरिएबल है तो हम तो लगा ही सकते हैं ना. सो यहाँ अगर आप वेरिएंस लगा लो टी पे तो कोई दिक्कत नहीं, इसका वेरिएंस तो जीरो हो गया, कांस्टेंट है, खत्म. a1 स्क्वायर वेरिएंस x1, a2 स्क्वायर वेरिएंस x2, a3 स्क्वायर वेरिएंस x3. करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए अगर करेक्ट है तो. लेकिन ये रैंडम वेरिएबल है ना, रैंडम वेरिएबल वो रखा है इधर डिस्क्रिप्टिव, हालांकि क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप का हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा. सर वैसे करें तो एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर निकालने का एक्सपेक्टेशन निकाला. लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आप कैसे निकालोगे? इसके लिए आपको फिर वापस इन सब को खोलना पड़ेगा, लंबा प्रोसीजर नहीं हो जाएगा. अगर मान लो एक्सपेक्टेशन, मैं डेवलपर एक्सपीरियंस को x1 बोल देता हूँ और रिव्यू टाइम को x2 बोल देता हूँ और कोड रीयूज को x3 बोल देता हूँ, तो आपको तो EX1 दे रखा है, EXI दे रखा है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ XI दे रखा है, तो आप कैसे निकालोगे E ऑफ x1 स्क्वायर? मीन और स्टैंडर्ड वापस तो ये हाँ तो लेंदी प्रोसेस नहीं हो गया. क्यों हम लेंदी प्रोसेस लगाएं जब शॉर्टकट पता है हमें? ये रैंडम वेरिएबल में भी करते हैं ना, जैसे हम a ax1 by1, तो उसमें भी मेरे को ये डाउट था सर, उसमें सीधा वेरिएंस भी कर सकते थे, डायरेक्ट करते हैं या वेरिएंस अगर रिलेटेड है तो कोवेरिएंस लग जाएगा, नहीं करता. हाँ एक्सपेक्टेशन से वैसे कम नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशन ऑफ t स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन नहीं, दोनों से करेंगे आंसर सेम ही आएगा. अगर क्वेश्चन कॉमन है तो प्रोसेस तो सेम ही है, आंसर तो सेम ही आएगा. आप ट्राई करके देखो. दो t स्क्वायर करेंगे तो सीधा उन पे लगाएंगे और स्क्वायर करके स्क्वायर. अच्छा एक मिनट यहाँ पे, हाँ एक मिनट, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वो किया ना, अभी मैंने मान लिया ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंट है? ऐसा कुछ दिया है? mean standard deviation of developer experience, this is given in below. What will the variance of the sprint productivity? So ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब क्या होगा, ये जब मैं मान रहा हूँ कि x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तब जाके ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो हमें फिर वापस उससे आना पड़ेगा. अच्छा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा क्लियरली लिखा नहीं है ना, what will be the variance of the sprint productivity, है ना. अब मतलब ये बस जानना है कि डेवलपर एक्सपीरियंस, रिव्यू टाइम और कोड रीयूज ये तीनों रिलेटेड है कि नहीं है एक दूसरे से. कि हमें तो जस्ट इसने एक इक्वेशन दिया है स्प्रिंट प्रोडक्टिविटी का, नहीं तो अगर कोवेरिएंस आप यूज करोगे यहाँ पे तो फिर EX1 X2 चाहिए होगा, जो कि है नहीं आपके पास. तो फिर आप फंसोगे यहाँ पे. आगे जाके अगर वैसे भी करोगे तब भी फंसोगे. मुझे लगता है अगर आप टी स्क्वायर निकाल रहे हो, मान लो उस तरीके से जाना चाहते हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर निकालोगे तो कैसे होगा? जब टी का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे? ए नॉट स्क्वायर a1 सबका स्क्वायर हो जाएगा, फिर बाद में 2ab 2bc 2ca ये भी बनेगा ना जब होल स्क्वायर करेंगे तो. और जब आप होल स्क्वायर करेंगे, मान लो x1 x2 का कैसे निकालोगे एक्सपेक्टेशन? जब आप टी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकाल रहे होगे तो इसमें कहीं ना कहीं तो ये भी आ रहा होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 टाइप का, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन में फिर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है.
तो इसका मतलब है कि ये रिलेटेड नहीं होंगे, तो ये वाला मेथड वर्क करेगा एक्चुअली, क्योंकि दो तरीके से आप नहीं कर पाओगे अगर इंडिपेंडेंट नहीं मान के चलोगे, तो इसमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो इस यहाँ पे यही करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट है हाँ, क्योंकि अदरवाइज सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगा, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं मानेंगे तो जो हमें अगर दूसरे तरीके से इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कोवेरिएंस हालांकि लिखता हूँ तब भी इसकी ज़रूरत पड़ती, अगर मैं कोवेरिएंस लिखता हूँ तो ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन तो इंडिपेंडेंट करके ही करना पड़ेगा। सो दे आर एक्चुअली जस्ट ये है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंडेंट है उस पर, बाकी चीज़ें इंडिपेंडेंट है। तो DERT और CR इंडिपेंडेंट उस कि टी एक्सपेक्टेशन ऑफ टी पर जनरली किसी भी टेस्ट में होता है, तो टी का पूरा होल स्क्वायर करके फिर एक्सपेक्टेशन निकालना है, बट हाँ नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, जब ये इक्वेशन है तो T² पहले निकालना पड़ेगा तभी तो एक्सपेक्टेशन, तो वो तो गलत हो गया। तुम ऐसे कैसे, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि A+B² बराबर A² + B², अगर वैसा कर रहे हो तो आप ये कहना चाह रहे हो। सो यू हैव टू मेक फर्स्ट स्क्वायर करना पड़ेगा फिर एक्सपेक्टेशन लगाना पड़ेगा ना, अगर इक्वेशन है तो। हाँ, तो जब भी आप इस तरह की T² निकालो यू हैव टू फर्स्ट मेक स्क्वायर, ये तब जाके होगा। तो ऐसे ही कर लो, इससे आंसर आ जाएगा, यही करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट जो है जी, तो आपका एक ये बीच वाला क्या क्वेश्चन था इसमें कि वर्षा लिव्स अलोन एंड डिसलाइक कुकीज, सो शी गोज आउट फॉर डिनर एवरी इवनिंग, ठीक है ना, एंड कह रहा है कि शी हैज 2 फेवरेट रेस्टोरेंट्स, डोसा पैराडाइज क्या बोल रहा है ये इसके पास, ठीक है। सी हैज़ 2 फेवरेट रेस्टोरेंट, डोसा एंड, अच्छा डोसा पैराडाइज एक का नाम है और दूसरा कबाब अनलिमिटेड दूसरे का नाम है। टू विच सी ट्रेवल्स बाई लोकल ट्रेन, द ट्रेन टू डोसा पैराडाइज रन्स एवरी 10 minutes, this and the train to this runs every 20 minutes, 8:28 this and so on. जीरो 10 30 40 एंड दिस मिनट्स पास्ट एन आवर। अच्छा, सो क्वेश्चन ये है, सी रीचेज द स्टेशन एट रैंडम बिटवीन 7:15 and 8:15 PM and chooses between the two restaurant based on next available train। अच्छा, तो मतलब ये स्टेशन पहुंचती है 7:15 और 8:15 के बीच में, और ये कह रहा है हर घंटे में 10 मिनट पे पहुंचती है, हर घंटे में 20 मिनट पे है, तो 8:28 48 मिनट पे, वो मतलब 7:08 पे 7:28 पे 7:48 पे, फिर तो 8 फिर 8 फिर 8 पे 8:28 8:48 ऐसा रहा होगा, ये ना हर घंटे का सेम शेड्यूल है। ओके, तो सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी एंड्स अप ईटिंग इन कबाब्स अनलिमिटेड। तो एक्चुअली ये वो क्वेश्चन हो गया ना, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है एक्चुअली, है ना। सी हैज 2 ऑप्शंस, सो टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना पड़ेगा, है ना। तो E1 इज द चूजिंग डोसा पैराडाइज, E2 इज चूजिंग दिस। अच्छा, तो इसने आपको पूछा कि पहले वाला चूजेगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और गिवन दैट इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये चूज करेगी बिटवीन द बेस्ड ऑन द नेक्स्ट अवेलेबल ट्रेन। अच्छा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें तो पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सी एंड्स अप ईटिंग इन दिस। मतलब बेसिकली एक ट्रेन कितनी बार आएगी अगले 8:15 तक, और एक ट्रेन कितनी बार आएगी वो हो जाएगा P of A, और फिर P of A given E1 वो हो जाएगा कितनी बार, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी हो। सो उसको डिवाइड करना पड़ेगा ना टाइम को आपको। सो यहाँ पे जो 7:15 है, मान लो 7:15 पे आया, तो उसके नियरेस्ट ट्रेन कौन सा है, 7:21, तो 7:20 पे वो मिल जाएगी उसको, क्योंकि हाँ एक 7:20 की होगी और एक 7:28 की होगी, तो यहाँ पे चांस है कि वो
क्या चूज करेगी? सो पहला डोसा पैराडाइज, और ऐसे ही देखना पड़ेगा कब तक वो चूज करती रहेगी इसको, और ये कब ये स्विच कर जाएगी इस पे, कितने मिनट बाद। जैसे अभी 7:15 से 7:20 क्लोजेस्ट है ना इसका। अब मान लो अगर लिख सकते हैं कैसे, क्या, उसका मैप कर सकते हैं। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, जैसे आपको ये सोचना है कि कब कब पॉसिबल है। सो 7:15 पे मान लो सी केम, अब बताओ जैसे 7:15 से किस टाइम तक वो इसको चूज करेगी, कबाब अनलिमिटेड, मतलब जो भी पहला वाला कि कौन सा ऑप्शन है डोसा पैराडाइज को। सो कितने टाइम तक, मतलब कब तक, मान लो किस टाइम के बीच आएगी तो वो प्रेफर करेगी इसको, पहले वाले को, मतलब डोसा पैराडाइज को। 7:20 तक। 20 तक हो। अच्छा अभी बात करते हैं 7:20 को आई मान लो, तो अभी या 7:21 को ले लेते हैं। 7:20 को उसको ट्रेन मिल जाएगी है ना, 20 पे चलेगी तो मतलब 20 तक मान लेते हैं, ठीक है। अब या इसको मैं एक्सक्लूड करके रखूं। 21 से लेकर 29 तक भी। सो लेकिन 7:28 में दूसरी ट्रेन है ना। अब 28 पे yes, हाँ 21 से लेकर 28 तक वो दूसरी चूज करेगा। सो 21 से लेके 28 तक वो दूसरी चूज करेगी, फिर 7:28 से लेके 29 लगा लो, 7:29 से 13 तक। 7:30 तक उसका चांस रहेगा। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और क्या प्रोबेबिलिटी है इस बीच में आएगी वो। सो फिर वो जितना भी होगा 3/4 हो नहीं, ऐसे कर लो सीधा सीधा, इट इज यूनिफॉर्म 060 है एक्चुअली, ठीक है। x मतलब उसका टाइम ऑफ अराइवल जो है ये यूनिफॉर्म 0,60 है, ठीक। अब आप देख लो कि इस 60 मिनट में कितने फेवरेबल मिनट्स है पहले रेस्टोरेंट के करस्पॉन्डिंग और कितने फेवरेबल मिनट है दूसरे। इस ऐसे करके आप ऐसे जाओ 8:15 तक, तो आपको दिख जाएगा ना कि कितने मिनट उसके फेवर में और कितने मिनट उसके फेवर में है, तो हो जाएगा। मिनट के हिसाब से प्रोबेबिलिटी। हाँ 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 यस। जैसे ये मैंने 0:60 क्यों लिया, क्योंकि वो 7:15 और 8:15 के बीच रैंडमली आ रही है। सो ये है अराइवल टाइम, स्टेशन पे आने के अराइवल टाइम है उसका। अब इस टाइम के हिसाब से सिविल डिसाइड चूज द रेस्टोरेंट। तो आप देख लो व्हाट इज द फेवरेबल टाइम, मतलब फेवरेबल आउट ऑफ दिस 60 मिनट, व्हाट आर द फेवरेबल टाइम इंटरवल्स या व्हाट आर द टोटल है ना टाइम लेंथ, so that she will choose first restaurant and the opposite हो जाएगा second restaurant। ये है, अगर मान लो जो पहला वाला केस है डोसा पैराडाइज उसके लिए आता है 40 मिनट्स, ठीक है। और जो दूसरा वाला उसके लिए आता है 20 मिनट्स, मतलब 40 आउट ऑफ 60 मिनट्स में से वो डोसा पैराडाइज चूज करेगा। यस यस प्रोबेबिलिटी 4/6। यस, ओके E2 हो गया 20/100, दिस या सॉरी 60, दिस इज द, दिस से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है सो अरे भाई क्या लिखना है इसमें, हाउ टू राइट प्रूफ, किसको प्रूफ करना है, 5 बी को, ये क्या है, ए आई जो है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट ए आई जो 0 है फॉर ऑल आई मोर देन इक्वल टू, आई मोर देन इक्वल टू जे का क्या मतलब है, so, जैसे A21 तो डायगोनल के नीचे वाले, डायगोनल इंक्लूड करके और डायगोनल नीचे वाले सब 0 होंगे। तो ये तो इंडक्शन से कर लो प्रूफ, इसको इंडक्शन से कर सकते हो, जहां भी n इन्वॉल्व है इंडक्शन से कर लो। सर मैंने ऐसे किया, वो रॉन्ग है राइट आता था। क्या क्या कैसे किया, मैंने कहा सारी आइगन वैल्यू तो आइगन वैल्यू 0 होगी। हाँ ऐसे भी ये भी सही है आगे वाला अप्रोच, क्योंकि वो जो मैट्रिक्स आप बना रहे हो वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और इसके डायगोनल्स पे 0 है और नीचे भी 0 है, क्योंकि a i j मोर देन इक्वल टू j है, तो 2 1 3 1 4 1, ऊपर 0 नीचे 0, ये A21 होता है ना, A31 AN1, ऐसे एक एग्जांपल ले लिया करो, जब देखे नहीं तो एग्जांपल ले लो। तो A21 में i मोर देन j है, तो ये सब 0 है, तो डायगोनल के नीचे वाले सब 0 हैं, इनफैक्ट डायगोनल भी 0 है, सो डायगोनल्स भी 0 हैं और ऊपर कोई नॉन जीरो एलिमेंट होगा, तो हमें क्या ही मतलब है,
तो ए की सारी आइगन वैल्यू 0 है, तो ऑब्वियसली जब सारी आइगन वैल्यू 0 है, सो एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इज ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो हो तो गया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो आएगा वो x की पावर n आएगा, है ना। तो एक लाइन में हो गया फिर तो। सो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन x की पावर n है, सो एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या तो यहाँ से आ गया a की पावर n बराबर 0 बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो एक लाइन लिखना है बस, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लिखना है और कैली हैमिल्टन थ्योरम से प्रूव हो गया। दूसरा हाँ जरूरी नहीं है, जैसे मान लो 3x3 की मैट्रिक्स है, सो जरूरी थोड़ी, हाँ जरूरी नहीं ना, मतलब a की पावर n 0 की गारंटी है, ये चीज है, a की पावर n 0 होगी उसकी गारंटी है एक्चुअली बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये यस यस, एक मिनट, हाँ जी। हाँ बताइए, अभी इसका हाँ कर रहे थे, एक मिनट में इसका बोलता हूँ। सो रुको एक मिनट बोल, जी जी वो रुक जाइए, एक मिनट लाइन पे रहिए अभी। अभी इस तो ये मुझे समझ नहीं आता, अभी से इन्होंने पूछा, इनको बोला थोड़ा रुक जाइए, तो आपका स्पेशल तो यही तो मैं बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैंने सीखो ना, जब मैं वो पूछ रहे तो उनको क्यों मना करके आप। हाँ जी निखिल, आपका एक क्वेश्चन और है, बताइए, इसको खत्म कर ले फिर आगे करते हैं। इसमें क्या है। लास्ट क्वेश्चन है। हम्म A group of 50 students में at least two share the same birthday. एटलीस्ट टू शेयर द सेम बर्थडे, तो कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए। One minus one year one से less same birthday. एटलीस्ट टू शेयर सेम बर्थडे, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कितने At most one. हाँ, तो एग्जैक्टली 1 शेयर सेम बर्थडे या नो शेयर सेम बर्थडे, ठीक, ये मतलब हो गया ना। तो एग्जैक्टली 1 शेयर सेम बर्थडे का मतलब क्या हो गया, तो डिफरेंट, वही तो बात हो गई, ऑल हैव डिफरेंट ना इसका मतलब। सो इसका मतलब है कि ऑल हैव डिफरेंट बर्थडे, ये मतलब हो गया, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ एक बर्थडे शेयर करा, किसके साथ शेयर करा, खुद के साथ ही कर रहा है, तो मतलब डिफरेंट ही हो गया इसका मतलब। सो ऑल हैव डिफरेंट बर्थडेज, तो ठीक तो है। 1 माइनस, सो कितने लोग हैं, 50 स्टूडेंट है, और सबके डिफरेंट बर्थडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, एक स्टूडेंट के पास कितने चॉइसेस हैं नंबर ऑफ डे की, 365, सेकेंड स्टूडेंट के पास 365, तो टोटल 365 की पावर 50 हो गया सैंपल स्पेस में। ईच स्टूडेंट हैव 365 चॉइसेस ऑफ डेज, सो यहाँ से आ गया 365 की पावर 50। अब आप सोचिए फेवरेबल आउटकम, तो सैंपल स्पेस हो गया। अब कह रहा है ऑल हैव डिफरेंट बर्थडेज, सबके डिफरेंट बर्थडेज होंगे, तो क्या मतलब है डिफरेंट बर्थडेज होने के लिए। सो 365 में से आप कोई 50 दिन चूज कर लेंगे, है ना। सो 365 में से कोई 50 दिन चूज कर लेंगे, तो पहला दिन किसी का बर्थडे होगा, दूसरे दिन किसी का, अब ये चेंज हो सकता है, तो 50 डेज कैन बी चेंज इन हाउ मेनी वेज, 15 परमुटेशन ऑफ, हाँ परमुटेशन ऑफ 50 ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि मान लो 50 दिन चूज कर लिया, मान लो पहला स्टूडेंट का बर्थडे पहला दिन, दूसरे का दूसरे दिन, तीसरा का तीसरे दिन एंड सो ऑन, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अब स्विच, मतलब वो हो सकता है ना, चेंज हो सकता है ना, सो वी कैन परम्यूट द नंबर ऑफ डेज इन 50 फैक्टोरियल वेज, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए आते हैं, हाँ बिना जी बताइए आप क्या पूछ रहे थे।
सर हेलो सर, गुड हम्म आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून, बताइए। सर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है म्यू हम्म सिग्मा स्क्वायर, और हम्म जहाँ पे म्यू बोला गया है कि अननोन है, तो ठीक है। हमें यूएम भी निकालना है। सॉरी, सिग्मा स्क्वायर अननोन है, मुझे यूएम भी निकालना है म्यू क्यूब का। तो इसका अप्रोच कैसा होगा, मैंने सोचा बहुत। म्यू क्यूब का आपको यूएम यू ही चाहिए, हाँ हाँ तो मतलब आपको कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना पड़ेगा कंप्लीट सफिशिएंट के टर्म में। हाँ, तो इसका sufficient and कंप्लीट, complete तो बात। इसमें म्यू और सिग्मा स्क्वायर दोनों अननोन है, तो आपका हाँ, कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या मिलता है, एक्स बार और कॉमा एस स्क्वायर दोनों मिलेगा, है ना, ये होगा। या कुछ बुक में यही लिखा रहता है समेसन एक्स आई स्क्वायर, ये भी चलेगा, कोई भी लिख सकते हैं आप। सो ये कंप्लीट सफिशिएंट है, ये भी कंप्लीट सफिशिएंट है। अब आप बताइए एक्स बार या एस स्क्वायर का फंक्शन जो अनबायस्ड हो जाए, तो बता सकते हैं म्यू क्यू कब आएगा। एक्सपेक्टेशन आपको बताना है, तो आपको यही तो सर्च करना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स बार कॉमा एस स्क्वायर जो एक्स म्यू क्यूब दे दे, वही आंसर होगा। अब वो फंक्शन ढूंढना पड़ेगा आपको। हाँ सर ऐसे क्या लिख सकते हैं कि एक्स बार जो होगा वो होगा एक्स बार माइनस म्यू बाई एस बाई रूट एन, ये होगा टी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। उसका जो क्यूब करेंगे जब, हम्म तो उससे मतलब उससे हमें जो मिलेगा, मैंने किया था, उससे हमें मिलेगा एक्स बार क्यूब, सॉरी म्यू क्यूब प्लस 3 सिग्मा बाई रूट एन इंटू एक्स बार क्यूब, ऐसा कुछ मिल रहा था। ओके। लेकिन दिक्कत यही है कि सर इसको मुझे पता नहीं, मैंने एक जगह देखा ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको कैसे अप्रोच करूं मुझे पता नहीं चल रहा है। मतलब मैंने एक जगह देखा, मैं उसको आपको भेजूंगा बाद में। जैसे ई ऑफ एक्स बार सिंपली म्यू होता है ना, हाँ म्यू होता है, हाँ सर। ई ऑफ एक्स बार का स्क्वायर कितना होगा। सर म्यू म्यू तो सिग्मा ये हो स्क्वायर जाएगा बाई एन वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस प्लस ई ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर, यही ना। तो यहाँ सिग्मा से स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर बाई एन प्लस एक म्यू स्क्वायर। म्यू स्क्वायर आ गया। अच्छा, फिर ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए सो ई ऑफ एक्स बार का क्यूब कितना होगा, तो ये निकालना पड़ेगा, है ना, ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको म्यू क्यूब तक पहुंचना है, तो इसी के टर्म में कुछ आएगा। सो कोई बात नहीं, आप उसको ऐसा बना लीजिए, हो जाएगा। सो अगर मैं ऐसा पूछूं आपसे, जैसे आप निकाल रहे थे ना कि एक्स, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करके सोचा था। हाँ ठीक है, एस अपॉन क्या रूट एन, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है टी एन माइनस वन। टी एन माइनस वन, तो इसमें क्या आएगा, इसका अगर मैं आपसे पूछ लूँ, और एक्सपेक्टेशन निकल, हाँ, तो एक्स बार माइनस म्यू एस अपॉन रूट एन, इसका क्यूब किसके इक्वल है, इसका क्यूब जीरो होगा सर। सारे ऑड मोमेंट जीरो हो जाएंगे ना। ओके, तो यहाँ से आप निकाल तो पाएंगे, तो आप ले आइए, क्या आया एक्सपेक्टेशन, आप ए, नीचे तो इंडिपेंडेंट होगा ना। हाँ ये दोनों इंडिपेंडेंट है, एक्स बार और एस नॉर्मल केस में इंडिपेंडेंट होते हैं। सो एक्स ये आ जाएगा आपके पास, एक्स बार माइनस बी उसका क्यूब, हाँ, और इनटू में अलग कर सकते हैं आप, रूट एन अपॉन एस बोल दीजिए इज ज़ीरो। अब यही है। अब सो मैंने किया तो 1/s का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो मुझे, नहीं ये तो जीरो है ना, तो हमें इसकी क्या ही जरूरत है, हमें तो म्यू से मतलब है ना, राइट में भेज दो इसको आप। तो यहाँ से आ गया एक्स बार माइनस म्यू का होल क्यूब बराबर जीरो। अच्छा ऐसे भी यूज कर सकते थे हम, इसको खोलिए यहाँ से आप म्यू को राइट हो तो गया आपके पास, ए माइनस बी का होल क्यूब आता है ना, क्या आएगा, ए क्यूब हाँ एक्स बार क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, प्लस 3 एक्स बार स्क्वायर म्यू। नहीं ये माइनस अब बाद में प्लस 3x बार म्यू स्क्वायर, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको म्यू क्यू राइट साइड में ले जाना है। सो यही मैं पूछा था ना एक्स बार का क्यूब क्या होगा, तो यहाँ से आ जाएगा
अब अभी खोल देता हूँ, माइनस म्यू क्यूब माइनस म्यू तो कांस्टेंट है ना, सो 3 म्यू ई ऑफ एक्स बार स्क्वायर अभी आपने निकाले थे, कितना आया था वहाँ देखिए, ये आया हुआ है ई ऑफ एक्स बार स्क्वायर। सो इसको रख दीजिए, सिग्मा स्क्वायर बाई एन प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 3 म्यू स्क्वायर ई एक्स बार का म्यू कितना है, यहाँ से खोलेंगे 3 म्यू स्क्वायर, एक्स बार का मीन कितना था, म्यू था, तो ये हो गया म्यू की पावर 3 बराबर 0। सो यहाँ से आएगा, अब फाइनली यहाँ से जो मैं ढूंढ रहा था वो मिल गया। सो ई ऑफ एक्स बार क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट साइड में ले आइए सबको, तो ये प्लस 3 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, तो हाँ क्या कट जाएगा, सर यहाँ पे देखिए 3 म्यू क्यूब है ना। अच्छा इसको राइट में भेज देता हूँ, रुको, हाँ तो इसको खोलना चाहते हैं आप, चलो मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ एक बारी, तो एक्सपैंड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू क्यूब, इसको मल्टीप्लाई 3 म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई एन माइनस 3 म्यू क्यूब, क्यूब और प्लस 3 म्यू कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, क्वेश्चन ये है ई ऑफ एक्स बार क्यूब, और ये है यहाँ पे राइट, क्या बचा आपके पास, क्वेश्चन ये है मेरे पास, ये और ये आपने कटा दिए, ठीक, मुझे इसको राइट में ले जाना था, तो इसको राइट में ले जाना, मुझे राइट में बस म्यू क्यूब रखना है, ठीक। अब आप देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 3 बाई एन, यही रखना है, यहाँ रखूंगा ना, ये तो राइट में चला गया। अब ये म्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई ऑफ एक्स बार, और सिग्मा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा स्क्वायर एन को सर आप लिख सकते हैं, में आएगा सिग्मा स्क्वायर बाई एन को सर लिखा जा सकता है। हाँ वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, तो हम बैलेंस कर सकते हैं। सो बताइए हम ऐसा क्या लिखें यहाँ पे जिसका मीन सिग्मा स्क्वायर आ जाए, एस स्क्वायर का क्या होता है मीन, एस स्क्वायर का मीन सिग्मा स्क्वायर आता है सर। तो फिर हो गया। सर एक्चुअल मैं और एक बात पूछना चाहता हूँ, हमेशा अगर मुझे कोई कभी जॉइंटली सफिशिएंट मिले, सफिशिएंट कंप्लीट, हाँ हाँ, तो अगर मुझे किसी की यूएमबी निकालने के लिए बोले, हाँ तो दोनों ही आना चाहिए मेरा जो, नहीं दोनों आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आप पूछते कि म्यू का यूएम वी क्या है, तो सिर्फ एक्स बार है, आप पूछते सिग्मा स्क्वायर का यूएम वी क्या है, तो सिर्फ एस स्क्वायर है। आप म्यू क्यूब पूछ रहे हैं इसलिए, जबकि जॉइंटली सफिशिएंट है एक्स बार और एस स्क्वायर, यहाँ पे जॉइंटली कंप्लीट और सफिशिएंट। सर यहाँ एक्चुअल क्या है कि अगर ऐसे पूछा जाए कि मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि लीनियरली बेस्ड अनबायस्ड एस्टिमेट होता है ना, हाँ ब्लू की बात कर रहे हैं आप, हाँ जी, तो अगर यूएमबी होगा तो ब्लू होगा ही, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मुझे ऐसा कोई एस्टिमेटर ढूंढने के लिए बोले, तो मैं क्या लीनियर फंक्शन ले सकता हूँ इन दोनों का, तो ब्लू के लिए बेस लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर के लिए लीनियर होना चाहिए, तो लीनियर तो नहीं, क्यूबिक आ गया है, तो नहीं मैं म्यू क्यूब के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ मुझे सिर्फ किसी एक फंक्शन के लिए बोला जाए तो मैं इन दोनों का एक लीनियर फंक्शन ले सकता हूँ। हाँ लीनियर फंक्शन लेके देन यू मैक्सिमाइज, हाँ क्या करना, यूएम भी हो ना, फॉर्मली मिनिमम वेरिएंस मिनिमाइज करना पड़ेगा, नॉट मैक्सिमाइज, क्योंकि मिनिमम वेरिएंस करना है तो वेरिएंस को मिनिमाइज, हाँ आप लीनियर लेके ब्लू निकालने के लिए यू टेक देयर लीनियर कॉम्बिनेशन एंड देन आप वेरिएंस को मिनिमाइज कर दो, जो आएगा वो आंसर है, वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ जी, किसका रह गया क्वेश्चन, सयानी बताओ क्या क्वेश्चन है आपका।